नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम का वक्त है और वक्त हो चला है 5 का प्रहार का। आज का मुद्दा है ट्रैप में फंसी एसीबी, यानी कि एसीबी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आ गया। गुरुवार को एसीबी ने एक होमगार्ड सैजुद्दीन को नौकरी पर लगाने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। आज एसीबी ने जवान को बेकसूर बताते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कल इस होमगार्ड ने गुहार लगाई थी कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, ये रुपए उसको प्लॉट के लिए एडवांस में दिए गए हैं। आज एसीबी ने सैजुद्दीन को बेकसूर बताया। सवाल ये उठता है कि एसीबी से कैसे गलती हुई, और इसका एक पहलू यह भी है कि 24 घंटे के भीतर एसीबी ने अपनी गलती मानी भी। ऐसी गलतियां फिर से नहीं हो, इसके लिए क्या इंतजाम करने की जरूरत है? क्या पारदर्शिता सत्यापन में और ज्यादा सुनिश्चित होने की जरूरत है? ये तमाम सवाल जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अलवर में एसीबी की अजीब कार्रवाई। आरोपी को पहले कसूरवार ठहराया, फिर बेकसूर बताया। फोन का भी सुन लो आप, प्लॉट की बात है मेरी, कहीं मर्जी क्या कर रहे हो, कहीं मर्जी कर रहा हूं, कहीं मान लो और कुछ बताओ तो सही साहब। और बोले जो बोलना। एसीबी ने अपनी ही ट्रैप कार्रवाई को किया निरस्त। हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये तथ्य आए कि इसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो उस पर हमने उसकी कोई किसी तरह की पूरा इंट्रोगेशन हमारा लंबा चला है। बहुत इसमें हमने मेहनत की है। बाकायदा दूसरा जो आरोपी है उसको दस्तयाब करके लाए। 30,000 की घूस के आरोपी को बताया बेकसूर। अब एसीबी ने शिकायतकर्ता पर दर्ज करवाई एफआईआर। ट्रैप में फंसी एसीबी। तो एसीबी के अधिकारी का यह कहना आपने जरूर सुना होगा कि हम इंसान, भगवान तो नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते भी कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत भी है और समय की मांग भी है कि हम सुनिश्चित करके चलें। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले परिचय करवा दूं, विकास सोमानी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सीबी यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेंद्र जोशी जी, आज आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि पुलिस महकमे को, एसीबी को आपने बड़ा करीब से देखा। इस तरह की गलती कैसे हो गई सर, और क्या इसके दोनों पहलुओं को हम ध्यान में रख करके चलें कि एक तरफ तो एसीबी ने 24 घंटे के भीतर अपने ट्रैप को गलती मानी भी, उसे सुधार भी किया। यह भी हो सकता था कि एसीबी के अधिकारी से छिपा जाते और सीधा जो है कोर्ट में पेश कर देते, ट्रायल चलता, उसके बाद आरोपी बरी होता और ये तथ्य सामने आते। या फिर दूसरा पक्ष ये कि गलती हुई तो हुई कैसे? योगेंद्र जोशी साहब। हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ऐसी चीजें पहले भी कई बार हुई है। पहले भी इतना तक हुआ है कि जो इनकी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होता है उसके माध्यम से पकड़े जाते हैं। जब इमीडिएट अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो परिवादी को एक वॉइस रिकॉर्डर दिया जाता है और वो अंदर जाकर के उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके और फिर पुलिस अफसर के पास लाता है और पुलिस अफसर उस चीज का सत्यापन करता है। सत्यापन करने का जो तरीका है वो एक ही तरीका नहीं है, कई प्रकार के तरीके हैं सत्यापन के जी। अब दूसरा क्या होता है कि इस वॉइस रिकॉर्डर के अलावा वॉइस लॉगर के माध्यम से भी ट्रैप करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब उनके मोबाइल वॉइस लॉगर में लगाए जाते हैं, तो उसका सत्यापन वैसे किया जाता है। लेकिन ये इस प्रकार के जो सत्यापन है ये वो प्रार्थी एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन पर उस प्रार्थी से वो आईओ पूरी बातचीत करके पूछ के जब वो संतुष्ट हो जाता है तो उसे वो डिवाइस दे देते हैं कि जाओ अब तुम ये डिवाइस ले जाओ और उससे इस रिश्वत के मांग के संबंधित वार्ता करो और वार्ता करके और वो हमको लाकर दो। तो इस मसले में क्या हुआ है कि जो परिवादी पक्ष है उसकी तरफ से जो गैर परिवादी है वो 3 जने हैं, उनमें से परिवादी भी एक बन गया और अपने जो वो रिकॉर्डर है डिवाइस उसमें उसकी आवाज, जो उसका साथी है, किसका, परिवादी का, उसकी आवाज में उसने उस बात को, डिमांड को रखा कि मेरे को इतनी रिश्वत चाहिए, ये वाली बात है। अब क्या हुआ, जब वो डिमांड आ गई तो वो वॉइस रिकॉर्डर गया आईओ के पास
उन्होंने वो डिमांड सुन ली और सुन करके ये कार्रवाई कर दी। जब उसको पकड़ा गया, अभियुक्त को, बेचारा वो है नहीं लेकिन पकड़ा गया, तो उसने चीख पुकार मचा दी कि साहब मेरे को तो गलत पकड़ा गया, इस तरह की बात है। जब उसका सत्यापन आईओ ने किया तो सही मायने में ये पाया कि इनकी कोई जमीन वमीन का मसला था, उसके ये 30,000 रुपये लिए थे। और इन 3 व्यक्तियों ने, जो महबूब अली, मकसूर और कपिल, इन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। और कपिल को उसकी आवाज में, जो मुलजिम है उसकी आवाज में उससे एक्सेप्ट करने, रिश्वत लेने के बारे में यस करवाया, आप देखिए। लेकिन चूंकि क्या होता है कि एंटी करप्शन के पास ऐसा कोई मापदंड नहीं होता उस मौके पर कि उसकी आवाज के सैंपल लिए जाएं या उससे किया जाए। मेरे ज्ञान में आता है कि आप कह रहे हैं कि ये जो होमगार्ड है सहजुद्दीन, जिसे अब बेकसूर बताया जा रहा है, इसकी आवाज कपिल ने निकाल करके और जो परिवादी है, पहले प्रथम दृष्टया परिवादी, उनको दे दी और वो वॉइस रिकॉर्डर आईओ तक पहुंच गया और ये मिस्टेक यहां हो गई। बस यहां मिस्टेक हुई है। और चूंकि इतनी वॉइस, क्या होता है कि इतनी बारीकी से आईओ उस वॉइस को नहीं मिलान करा सकता। अब अभियुक्त की आवाज तो है नहीं, अभियुक्त की आवाज कहां से आएगी आपके पास? तो आईओ के पास अभियुक्त की आवाज तो होती ही नहीं है जी। अगर मान लीजिए हम अगर उसको इसमें वॉइस लॉकर में लगाते हैं, मोबाइल के, जो मोबाइल टू मोबाइल बात, तो फिर भी वो आईओ उसकी आवाज को पहचान सकता है। लेकिन इसमें तो आवाज पहचान ही नहीं सकता। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार मैं बताता हूं, मुझे ध्यान है कि एक जेईएन का ट्रैप था, परिवादी पैसे लेके गया। अब आप देखिए वहां जेईएन निकल गया वहां से, तो परिवादी क्या कहता है कि वो साहब कह गए फाइल में पैसे रख जा। अब आप समझ रहे हैं, अब वो चीज रिकॉर्ड में आ गई और वो जो मुलजिम है वो तो चला गया, वहां था ही नहीं। लेकिन उसको पकड़ लिया, पकड़ के जब क्लियर हुआ तो उसकी आवाज को मिलान कराया तो परिवादी की आवाज ही थी वो आवाज भी। तो क्या होता है, इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कम से कम कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, इसको गिरफ्तार नहीं किया और समय नहीं लगाया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा था कि 24 घंटे के भीतर, योगेंद्र जोशी साहब, 24 घंटे के भीतर जैसे ये मामला एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के संज्ञान में आया, तुरंत इस पर क्लेरिफाई किया गया, तुरंत एक नोटिस भी जारी किया गया, सबके संज्ञान में लाया गया कि यहां पर ये भूल हुई है, गलती हुई है। बिल्कुल, ये सही किया। और दूसरा, अब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ही मुकदमा दर्ज किया गया है। जो पुरानी धाराएं थी ना, अपने 420, 400 से जो नई धाराएं आ गई हैं, और उसके अलावा जो धोखाधड़ी की सूचना प्रौद्योगिकी की जो धाराएं हैं, धोखाधड़ी की धाराएं हैं, वो सब लग गई हैं। और अब इस जो अभियुक्त है, इसको तो लाभ मिल गया कि परिवादी एंटी करप्शन ब्यूरो है इसकी तरफ से, और इन जो बदमाशों ने इसके साथ गलत मिलीभगत करने का प्रयास किया और किसी को फंसाने वाले, इनके खिलाफ भी एक लगाम लगाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एसीबी ने जब एफआईआर दर्ज की है तो एक संदेश ये भी जाएगा कि भाई अगर आपने गलत शिकायत दर्ज करवाई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एसपी मित्तल साहब, आप इसे कैसे देख सकते हैं? ये बड़ी मिस्टेक, एक बड़ी चूक तो आई है, किसी की जिंदगी, किसी का करियर तबाह कर सकती है ऐसी चूक। देखिए हेमंत जी, अभी जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, उन्होंने इस घटनाक्रम को बहुत विस्तार से समझाया। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, या मैं कहना चाहता हूँ कि क्या एसीबी की कार्रवाई इतनी से लचर है कि 3 लोग मिलकर एसीबी को धोखा दे सकते हैं? ये देखो, एसीबी की कार्य प्रणाली पर भी से सवाल उठाती है। एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया है। योगेंद्र जोशी जी जानते हैं, यदि हम किसी को भी ट्रैप करते हैं तो एसीबी की एक विस्तृत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उसका ट्रैप किया जाता है। तो क्या आपकी पूरी प्रक्रिया लचर थी? और पूरी प्रक्रिया झूठी थी, फर्जी थी, आपको पता ही नहीं चला? आप कैसे एसीबी के अधिकारी हैं? मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये सारा घटनाक्रम किया, अंजाम दिया। आप देखो, अभी अपने चैनल में उसका वीडियो जो जारी हुआ, उसमें वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं साहब, मैंने ये पैसे मुझे जमीन के एवज में लिए, लेकिन कभी नहीं सुना। और एक जो अधिकारी खड़ा है वो कह रहा है अच्छा तेरे को जो कहना है तू कह ले। तो इसका मतलब आप अपने उस पर कायम थे कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी तक आप सही कर रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि जो हेमंत जो डीएसपी है मीणा साहब, उन्होंने ये कहा कि हम क्या भगवान नहीं है, इंसान है, हमसे गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है।
देखिए ये पूरी राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। ये राजस्थान के इतिहास के एसीबी के इतिहास में पहला अवसर होगा जब इस तरह का क्या नाम से एसीबी ने अपनी कार्रवाई को फर्जी और झूठा बता दिया, धोखाधड़ी से युक्त बता दिया। ये पहला होगा। और ये साहब ने सरकार बताया की अभी छवि है। पहले भी ऐसे मामले आए हैं। हेमंत इसमें ये बात भी क्या नाम से एसीबी के अधिकारियों को समझनी चाहिए कि जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री जी के अधीन है, तो सीधे तौर पर क्या नाम से मुख्यमंत्री जी की भी छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इस मामले में उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एसीबी के, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें आपने ठीक कहा, दो पहलू मुख्य रूप से निकल करके सामने आए और मैंने दोनों पर शुरुआत से ही चर्चा की, योगेंद्र जोशी जी से भी इस पर की। एक तो हम एसीबी को धन्यवाद भी कहें या फिर एक चूक है या आगे से नहीं हो, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। सीबी यादव साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मामले को? हेमंत जी, पता नहीं योगेंद्र जी किस दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन मजाक बना दिया सिस्टम का। 10 साल से तो हम भी पूरा ये पत्रकारिता और ये देख रहे हैं। 10 साल में हमने तो नहीं देखा ऐसा केस कभी, जो है ना कि इतना पुअर और लचर सिस्टम है कि 3 लोग मिलके अगर ऐसा कर सकते हैं और जैसा तरीका बता रहे हैं ऐसे तो कोई भी किसी को भी फंसा सकते हैं। इतना सिस्टम नहीं है। आप देखिए बहुत क्लियर है इस मामले में कि या इनको छोड़ा गया है या इनको रखा गया। 24 घंटे में निर्धारण कैसे हो सकता है? अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनके लिए 6 महीने हो गए, ईडी जैसी संस्थाएं आज तय नहीं कर पा रही है कि ये दोषी है कि नहीं है। भ्रष्टाचार 5-5 महीने जेल में रखने पे तय नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी एसीबी इस मामले में इतनी परफेक्ट भी हो गई कि 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट भी दे दिया। नहीं, मामला ये नहीं है, मामला पूरा राजनीतिक है। पकड़ना भी राजनीतिक है तो छोड़ना भी राजनीतिक है। ये बीजेपी का चरित्र भी है। मैं ये नहीं कह रहा आपके बीच में आपका नंबर आएगा, देखिए राजनीतिक मुद्दा क्या है इसमें, आपके पास आएगा। आप जो आप देखिए हमारी आंखों के तले, कोई दूर नहीं है, जेडीए के कर्मचारी कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरा का पूरा संगठन लिप्त ऊपर तक जा रही है। 2 दिन पहले डीडवाना के अंदर 92,000 रुपए देते हुए पकड़े। 10 दिन पहले टोंक के अंदर जो है 2 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़े। ये रोज घटनाएं हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। बोलो कि एसीबी बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य कर रही है, घटनाएं हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। अभी नहीं तो फिर आप नहीं बोल पाओगे। एक बहस का तरीका होता है, वही रखिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, बोलिए ना। आपका कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा नंबर है तो मैं बात करूंगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा चरित्र में ऐसा नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ पूरा करिए। तो मेरी बात ये बहुत स्पष्ट है हेमंत जी। पूरी सरकार, हम क्यों कहते हैं पर्ची सरकार, इसीलिए तो कहते हैं। अरे सरकार की बात आप यादव साहब विषय पे बात करिए। आप घुमाओ तो विषय को देखिए। मैं ये जो बात कह रहा हूँ भ्रष्टाचार पर, ये बिना आंकड़ों के नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट चरित्र है। अरे भ्रष्ट चरित्र तो आपका, कांग्रेस का, पार्टी की बात मत करो। आप विषय में बात करो, विषय बोलने के लिए कुछ नहीं है आप। मेरी बात, ये क्या बातें बोल रहे हो आप? क्या चरित्र होता है पार्टी के बारे में? आप कह सकते हो क्या? पार्टी विचारधारा पे चलती है, चरित्र पे तो कांग्रेस चलती है। कैसा चरित्र? हेमंत जी आप एक विषय को कहां पे लेके जा रहे हो? आपको पता नहीं है आप क्या बहस कर रहे हो? इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 1 साल में 8 अंक नीचे गिर गए। और जब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी, अरे आप विषय पे बोलिए ना। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या? सारे आप उन्हीं को रटी रटाई बातें आप बोल रहे हैं। बोलिए हेमंत जी, आप इसे पूछिए क्या बोल रहे हैं। जिनके ऊपर इतना बड़ा मामला था उनको पार्टी, आप इनसे पूछिए कि नहीं। आप देखिए और तो छोड़े सोमानी साहब, एक टिप्पणी बिना मैं रोक टोक के करने देता हूं सबको। और ये इनका भी इतना ही अधिकार है विपक्ष में होने के नाते कि अपनी बात कहें। ठीक है, हम उस पर बाद में डिबेट में आ जाएंगे, लेकिन एक टिप्पणी कम से कम मैं चाहता हूं। तो सीबी यादव साहब पूरा कर लीजिए। मैं जो छोटी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि बेसिकली पूरा चरित्र देखेंगे ना तो ये हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। इनके विरुद्ध यही कोई मामला कुछ अगर हिंदू मुसलमान और दूसरा हो जाता तो ये पूरा का पूरा बुलडोजर चलाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जेडीए के अंदर जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अगर ये कहीं और होता तो बुलडोजर चला देते। तो जब बुलडोजर कल्चर वहां आ सकती है, अधिकारियों पर बुलडोजर कल्चर नहीं आती है, कहीं और कल्चर नहीं आती है, तब ये इंसान बन जाते हैं। नहीं, अकाउंटेबिलिटी सरकार की, अधिकारियों की नहीं होती है। किसी अधिकारी की हमेशा उत्तरदायी सरकार है, गृह विभाग है, मुख्यमंत्री उत्तरदायी है। और इसीलिए हम कहते हैं अधिकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है, अधिकारी पूरा प्रोसेस करके सेवा में आता है, उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। सरकार की भी उतनी। हम विपक्ष के नाते, यादव साहब, मुझे लगता हम अधिकारियों से सवाल नहीं पूछ सकते। हम विपक्ष से सवाल पूछ, हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में जिम्मेदारी सरकार की है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है। हमारी दृष्टि से अधिकारी नहीं है, मंत्री और सोमानी साहब जवाब तो दीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए इस पर कि आपका क्या रुख है इस पर।
और हेमंत जी एक अरे बात अब हो रहा है, कांग्रेस के मैं कह रहा हूं चुप हो जाइए, बोलिए, सुनिए आ यादव साहब। जाएंगे, वापस आ जाएंगे, एक बार उनकी देखिए, टिप्पणी हो जाए। जी बोलिए बोलिए। जो बातें हमारे कांग्रेस के साथी ने कही, बिल्कुल बातें पूरी अनर्गल गई, इस विषय से उसका कोई तात्पर्य नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब कोई को गिरफ्तार करती है, किसी तरह का ट्रेप का मामला होता है या इस तरह में जब कार्रवाई करती है, तो परिवार के आधार पर कार्रवाई करती है, या तो परिवार के आधार पर करती है, रेंडेड करती है, या उस जगह की जांच करती है जहां पर इस तरह का पाया जाता है। अगर जांच एजेंसियां इस तरह से निर्णय करने लग गई मौके पर ही कि यह सही है कि गलत, तो फिर न्यायपालिका की और न्याय की जरूरत क्या पड़ रही है अगर न्याय पुलिस एजेंसी वही करने लग गई तो? पहला विषय। दूसरा विषय कहना चाहता हूं कि जिस तरह जो ट्रेप की कार्रवाई हुई, जब ट्रेप की कार्रवाई हुई तो जिस तरह के तथ्य सामने आए, जैसे हमारे योगेंद्र जोशी साहब कह रहे थे कि वीडियो वॉइस जो है उस पे, जो वॉइस कॉलर पे जो ले लिया गया, उस पे जो रिकॉर्डिंग आई, जिस तरह से बात आई, उन तथ्यों के आधार पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की या जांच करने के जितने संसाधन पुलिस के पास प्राथमिक दृष्टि से होते हैं, उसके आधार पर ट्रेप की कार्रवाई की जाती है। जब ट्रेप की कार्रवाई की गई तो जैसे ही उनको संज्ञान में इस बात का आया, उन्होंने तुरंत उस कार्य से जो है एसीबी चीफ ने स्पष्ट आदेश कर दिया, भाई ठीक है इनको। लेकिन आप ये बात कहना कि किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये तय कर दे कि जैसा कि हमारे जी अभी शादी करते बुलडोजर चला दिया जाए, चला दिया है। अरे भाई, एजेंसी जब इस बात को निर्धारित कर देती है कि ये जो दोषारोप, अब फिर अब चुप रहिए यादव साहब, बात सुनिए। अब जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस चल रही उसके बीच में भी कहा है कि उत्कृष्ट पुलिस कर्मी को सम्मानित किया जाएगा, और अगर कोई अपराध के प्रति शिथिलता बरतने वाले पुलिस कार्मी के विभाग के उसके अगेंस्ट में, पुलिस कार्मी के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। और लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये चल रहा है मामला कि जिस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, तो आप देखें कि जो पुलिस कॉन्फ्रेंस राज्य स्तरीय यहां चल रही है उसमें 6 सेमिनार हो रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, उस सेक्टर के दक्ष अधिकारी इसी बात की ट्रेनिंग है, जिस तरह से एक लाइन के सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं हेमंत जी एक बात और कहना चाहूंगा। आप हेमंत जी मेरी एक लाइन सुनिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, ट्रेप की कार्रवाई जब भी लगातार होती आई है, जोशी जी हमारे साथ बैठे हैं और हमारे मित्तल साहब ने भी इस बात को कही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ट्रेप की जब भी कोई कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के संबंधित इस एक्ट में, तो सारे ट्रेप की कार्रवाई सफल नहीं होती है। आप ताज्जुब करोगे कि कई बार तो ट्रेप करने के लिए एजेंसी जाती है, उनके खिलाफ ही मोबाइल लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो अधिकारी करने नहीं देते हैं। और सुनिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, लेकिन ये बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन सर सोमानी साहब, लेकिन ये कि इसमें अगर संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत है, और बिना देखिए अगर कम संसाधनों के अगर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से हम पार पालेंगे, लड़ लेंगे, तो ये मुमकिन सा साबित नहीं होता है। अगर भ्रष्टाचारियों पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो हमें उस संस्था को मजबूत भी करना होगा, उसको संसाधनों से लैस भी करना होगा। हेमंत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल इसी संदर्भ में आप देखें कि जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डीजीपी आईजीपी लेवल की मीटिंग यहां जयपुर में झालाना में रखी गई, और इस संस्थान को इस तरह की स्थितियों को लगातार नवाचार करने के लिए। उसके बाद आप देखिए भी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि अपराध का जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी भाषण के दौरान इस बात को बोल चुके हैं, भजनलाल शर्मा जी, कि जो अपराध का जो तरीका बना है अभी वो साइबर क्राइम और डिजिटलाइजेशन हो गया। तो जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो नया लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें भी कई तरह के नए प्रावधान दिए गए हैं। और आप देखें कि 18 जुलाई मतलब 2018 में, लेकिन 25 जुलाई 2018 को संसद द्वारा भी एक पास किया गया, जिसमें रिश्वत देने वाले को भी अपराधी माना गया। दुर्भावना से प्रेरित होकर के गलत शिकायत करके किसी की भी जिंदगी खराब कर सकता है। ये तो पकड़ में आ गया, नहीं पकड़ में आए तो कोई किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। एक बात आप देखिए, प्राथमिक दृष्टि पे कोई भी पुलिस के पास कोई कंप्लेंट जाती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। यह बात जरूर है कि जैसे ही संज्ञान में सामने आया तथ्यों और तुरंत प्रभाव से उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेके, यह पुलिस की या एसीबी की तत्परता है कि उन्होंने इमीडिएट न्याय को देखते हुए इमीडिएट उस प्रभाव से कर दिया। कई बार पुलिस को देखो, न्याय में यही चीज क्लियर होती है कि जो कार्रवाई की गई उसमें कहीं लिखोना तो नहीं है, क्योंकि उसी पर न्याय चलता पूरा आगे कि कहीं ना कहीं पुलिस खामी होती है, क्योंकि केस चलते इसी आधार पर कि पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोरी होती है कि उसी आधार पर केस पे आगे न्याय मिलता। हाँ, ये जरूर है कि प्राथमिक दृष्टि पे जहां भी सामने है, ये 24 घंटे के भीतर गलती मानी है सीबी यादव साहब, सीबी यादव साहब, बिल्कुल ये एक बड़ी कमी है। इतना मासूम तो नहीं बन सकते आप। देखिए, जिंदगियों से खिलवाड़ होता है। ये इतना मासूमियत वाला जवाब कि ये हो गया नहीं, आप जिम्मेदार हो, सरकार हो, कार्रवाई के लिए पैसे देते हुए देखा जाता है। जब सत्यापन होता है तो पुलिस अधिकारी पूरी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को अमल में नहीं लाया जाएगा। ये बात है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी के, आप देखिए लाल डायरी कहां गई, आज मीडिया पूर्ण रूप से खबर को दिखा देता है। कार्रवाई नहीं आती तो ठीक है, किसी को पकड़ा उसको नहीं पाया गया तो छोड़ देते, लेकिन लोकतंत्र
के चतुर्थ स्तंभ को मजबूत कर रखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी मीडिया को खबर चलाने के लिए कि वो निष्पक्ष दिखाए, अगर वो गलती से पकड़ में आए तो भी बताए और छूट गए तो भी बताए। ये निष्पक्षता जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहस थोड़ी है सोमानी साहब, ये लोकतंत्र नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह की बात करना चाह रहे हैं जो बात सामने है और जो जाहिर है उसमें कर रहे हैं जी। नहीं, अब आप मेरी बात को पूरी जाने दीजिए। मुद्दा यह है कि जो ये अभियान लोटस चलाते थे ना, उसके लिए वो बहुत सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आता है ना, वो तो आजकल बंद हो गया। फिर वही वो न्यूज आप जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, क्या बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि वसूली का टारगेट देती है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरा नहीं हो रहा और सारा उसके दबाव के अंदर। अरे वसूली के काय आप किससे बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार रोकना वसूली, भ्रष्टाचार रोकना वसूली तो कांग्रेस का काम था कि भ्रष्टाचार के माध्यम से रुपए इकट्ठे करना। वो आपकी लाल डायरी आपकी बता रही है भ्रष्टाचार की, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार को सशक्त करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, भ्रष्टाचार के लिए एसीबी को मजबूत करना। सुनिए ना सोमानी जी, सीबी यादव साहब, ये किसकी सरकार में होता था कि मुख्यमंत्री खड़े होकर पूछें कि कोई रिश्वत देनी पड़ती है ट्रांसफर में और सारे लोग के हाँ साहब देनी पड़ती है? किसकी सरकार में होता था? आप देखिए, बताइए ना। ये देखिए, किसी भी सरकार का मुखिया अगर जनता से सीधा संवाद करता है, इससे बड़ी बात कुछ हो और नहीं मुखिया के सकती सामने लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ तो हर चीज की रिश्वत हो रही है, सीधा सवाल कार्रवाई नहीं है। आप तो मैं तो और शिक्षा मंत्री वहां मौजूद है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति और आगे देने पड़ते हैं, स्वीकार किया है। लोक कल्याण, लेकिन थोड़ा सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। योगेंद्र जोशी साहब, मैं आपसे चाहता हूं, देखिए सरकार के को भी संज्ञान में आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर जब आपने चीजें देखी है तो आपको पता है कि कहां कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। क्या सुझाव सलाह है योगेंद्र जोशी जी आपके? जी आप बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। सीबी यादव जी पूरा कर लीजिए। मैं एक लाइन और बोल हाँ बोलिए। ये सिस्टम को सुधार करने के लिए लोकपाल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और सिटीजन चार्टर, 3 इंस्ट्रूमेंट कांग्रेस पार्टी लेके आई। तीनों चीजों को इन्होंने जो लोकपाल की लड़ाई लड़ी, आज के बाद तो कई हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मैं चाहता हूं कि कोई कंक्लूजन तो निकले, आखिरकार क्या हम सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे ये व्यवस्था। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सत्यापन में इतनी सारी खामियां हो सकती है। जी जोशी साहब। देखिए हेमंत जी, आपको मैं बताऊं, एक न्यायपालिका में नीचे का जज या नीचे का मजिस्ट्रेट कोई निर्णय देता है, ऊपर का जज या मजिस्ट्रेट उसको बदल देता है, हाई कोर्ट उसको बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देता है। हाँ। तो ये जो आईओ होते हैं, आईओ के अपने आईक्यू पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए उससे कोई चूक हो गई तो वो सजा उसको मिलनी चाहिए, क्या कि उससे चूक हुई है। ये अधिकारी देखेंगे कि जो भी एंटी करप्शन के बड़े अधिकारी देखेंगे कि वो डीवाईएसपी ने क्या चूक की है। लेकिन जो तरीका एडॉप्ट किया जाता है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये उसके ऊपर राजनीति लाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में नीरज के पवन या इस प्रकार के जो बड़े अधिकारी हैं जो ट्रैप हुए हैं बाकायदा, बिल्कुल राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के एक चूक तो हुई जिसे एसीबी के ईमानदार अधिकारियों ने माना भी, लेकिन भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए एसीबी को भी संसाधनों से और ज्यादा लैस करने की जरूरत है और ज्यादा संसाधनों से युक्त करने की जरूरत है ताकि फिर से इस तरह की चूक नहीं हो। इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए।